नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस पर मैं सेजल और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आई रुक करते हैं हमारी आज की खबरों की ओर। उक्त जमीन स्थित खेत नामी तलाई वाले पर अभियुक्त गणों द्वारा 3 से 4 के बीच अभियुक्त गण पूजालाल जगदीश पिता मोड़ा निबोधा द्वारा जमीन पर जबरन अवैध रूप से जेसीबी द्वारा खुदाई कर ट्रैक्टरों से मिट्टी को दूसरी जगह चुरा कर ले जा रहे थे। तभी रोकने के लिए रतनलाल देवकरण पटेल मौके पर रोकने गए तो रतनलाल देवकरण तुम दोनों को मारने की धमकी दी तथा कहने लगे कि इस जमीन पर हमारा कब्जा करके ही रहूंगा तथा आज ही पशु बांध कर रहूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ वरना इस जमीन में मैं मार कर गाड़ दूंगा। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सराडा में दी गई है। विशेष संवाददाता। कोरिया जिला खाद्य अधिकारी सागर दत्ता एवं ड्रग इंस्पेक्टर आलोक मीज की संयुक्त टीम ने छापा मारकर कार्रवाई में पटना में इमली चौक पर बिरयानी सेंटर में छापामार कार्रवाई की गई। बिरयानी सेंटर में छापामार कार्रवाई के दौरान बिरयानी को सैंपल के तौर पर अपने पास रखा एवं सागर दत्ता के द्वारा बताया गया कि बिरयानी में जो कलर डाला गया है ये कपड़े रंगने के कार्य में लाया जाता है। जर्मन ऑरेंज कलर गाय छाप का पाउच मार्केट में भेजा जाता है। यह बेहद खतरनाक है। बिरयानी संचालक के द्वारा यह जर्मन कलर खाने में मिलाकर खूबसूरती के लिए लोगों को खिलाया करता था, जबकि यह कलर बार बार खाने में यूज करने वाले को बेहद घातक बीमारी कैंसर से ग्रसित होने का डर होता है। जिला मुख्यालय और फारबिसगंज अनुमंडल शहर के विभिन्न चौक चौराहा पर जिला अधिकारी के निर्देश अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी सबल कुमार अनुमंडल एसडीओ के नेतृत्व में संघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें कई लोगों को जुर्माना भी भरना पड़ा। आपको बता दें कि जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। वहीं जो व्यक्ति किसी भी वाहन में बैठा हो उसे भी मास्क लगाना अनिवार्य है, नहीं तो उसे भी जुर्माना भरना होगा। बिना मास्क पहनने वालों से 50 रुपये जुर्माना वसूला गया है। आपको बता दें कि इसे लेकर पहले भी जिला प्रशासन के द्वारा मास्क को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया था, लेकिन कुछ लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर सरकार चिंतित है और बढ़ रहे संक्रमितों को चेन को तोड़ना, उस जड़ से खत्म करना उनका लक्ष्य है। लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन की तरफ से जो लोग मास्क पहनकर अभी भी नहीं चल रहे हैं और जो अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं तथा लोगों को भी रिस्क में डाल रहे हैं, वैसे लोगों के लिए यह एक अभियान है जो कि शुरू किया गया है और इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनसे दंड शुल्क से वसूल किया जा रहा है। कितना दंड लिया जा रहा है लोगों से? अभी जिला प्रशासन के द्वारा 50 रुपये मिनिमम अभी फाइन प्रस्तावित किया गया है। आगे 12वीं का विज्ञान परिणाम जिले का रिजल्ट 91.13% रहा। प्रदेश में 17वें स्थान पर रहा चूरू माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बुधवार को जारी किए गए परिणाम में चूरू जिला प्रदेश में 17वें स्थान पर रहा। जिले का परीक्षा परिणाम 91.13% रहा। जिले के 8,028 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी थी। छात्रों का परिणाम 88.67 व छात्राओं का परिणाम 96.88 रहा। परीक्षा परिणाम में मॉडर्न बेबी हैप्पी स्कूल की यूनिट स्पेक्ट्रम एकेडमी के योगेश सैनी पुत्र कैलाश सैनी ने विज्ञान विषय में 94.60 नंबर लेकर चूरू तहसील के प्रथम स्थान प्राप्त किया। योगेश सैनी ने 12वीं में हासिल किए 94.60% अंक। चूरू माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बुधवार को घोषित किए गए 12वीं के विज्ञान में 94.60% अंक प्राप्त किए गए हैं। सैनी के पिता कैलाश सैनी का चूरू में निजी व्यवसाय है। मां सरिता सैनी गृहिणी है। योगेश देश की टॉप IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है। रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने वाले योगेश की खेलों में रुचि नहीं है। रिपोर्टर महेंद्र सोनी चूरू से। मैंने रोज 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर और गुरुजनों का सहयोग और माता पिता की सहायता से 94% अंक प्राप्त किए, 94.60 अंक प्राप्त किए। आगे क्या करने की इच्छा है? आगे मैं IIT में टॉप 10 भारत की IIT में बीटेक करना चाहता हूँ। और कितने घंटे पढ़ते थे? 7 से 8 घंटे। क्या नाम है? योगेश सैनी। 12वीं
आरबीएसई का बोर्ड डिक्लेयर हुआ है। उसमें हमारे मॉडर्न बेबी एपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये हमारी साइंस यूनिट जो स्पेक्ट्रम अकेडमी है, उसके 12वीं छात्र योगेश सैनी ने 94.60% प्राप्त किए हैं और पीछे में 99.330% प्राप्त किए हैं। तो मैं छात्र के लिए विद्यालय परिवार के हिसाब से संस्थान के परिवार की ओर से इनको और इनके परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ और हमारे स्टाफ को पूरी बधाई देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह शेखावत, डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न बेबी एपी। आईटीबीपी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करेरा में किया पौधारोपण। करेरा आईटीबीपी आरटीसी ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करेरा पर आज डीआईजी भमर सिंह की उपस्थिति में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कमांडेंट अमित कटिया, उप सेनानी राजेंद्र सिंह राजपूत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप शर्मा उपस्थित रहे और पौधारोपण किया। अस्पताल परिसर में 100 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान डीआईजी भमर सिंह ने बताया कि मुख्यालय से उन्हें 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसी के तहत सरकारी कार्यालय परिसर में स्कूलों में पौधारोपण किया जा रहा है, साथ ही इनके रख रखाव के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान बीएमओ डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि अस्पताल परिसर में जो भी पौधे लगाए जाएं, उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। करेरा शिवपुरी, पत्रकार संजीव जोशी। सिंगरौली जिले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ जिले के बेडन कोतवाली थाने में गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के ऊपर आरोप है डॉक्टर बिना बताए और बिना अवकाश लिए यूपी के बलिया जिले में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए और लौटने के बाद न खुद क्वारंटाइन हुए और न ही अपने परिवार को क्वारंटाइन कराया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को परिवार के 3 सदस्यों सहित कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सिंगरौली जिले के एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बिना अवकाश लिए उत्तर प्रदेश गए और लौटकर अपना काम भी करते रहे। अस्पताल में इन्होंने मरीज भी देखे और सैंपलिंग के दौरान कई मौके पर यह विभाग की टीम ने साथ अलग अलग जगहों पर भी पहुंचे। इस दौरान जब इनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ी तो इन्होंने सैंपल पत्नी के करवाए और नाम अपनी नौकरानी का लिखवा दिया। बच्चों के नाम भी इन्होंने गलत लिखवाए। इन सभी लापरवाही के आरोप में मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। स्वस्थ होने के बाद इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। जिले में अब टोटल एक्टिव केस 13 हो चुके हैं, जबकि टोटल 27 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है थाना बेडन द्वारा। इसके संबंध में सीएमएचओ द्वारा इस आशय की सूचना दर्ज कराई गई कि जो खंड चिकित्सा अधिकारी कुटार हैं वो दिनांक 23/6 को बिना सूचना के बाहर चले गए थे एक अपने प्राइवेट कार्यक्रम में और बलिया गए हुए थे, जो 1 तारीख को वापस आए। इनके द्वारा वहां जाने के संबंध में कोई अवकाश प्राप्त नहीं किया गया था। वापस आने के बाद भी इनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई कि हम बाहर गए हुए थे और वापस आने के बाद ये अपने शासकीय कार्य में लग गए और अपने वहाँ के जो कोटार CHC का स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उससे तथा अन्य आमजन से मिलते रहे, जिससे कि कई लोगों के से मिलने जुलने का इनका कार्यक्रम जारी रहा। इसी बीच एक कुछ सैंपलिंग CHC बुढ़ार के कोटार के CMHO PMO द्वारा कराया गया था। तो उस सैंपलिंग में पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर जब स्वास्थ्य विभाग की टीम उसको आइसोलेट करने के लिए, महिला को आइसोलेट करने के लिए कोटार पहुंची, तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि उस महिला ने बताया कि हमने कोई भी अपना सैंपल नहीं दिया। तब तो संबंधित डॉक्टर से, जो कि स्वयं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं और उनके द्वारा ही वो सैंपलिंग कराई गई थी, तो उनसे पूछताछ की गई। तब यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये जिस महिला के नाम पर उनने सैंपलिंग कराया था, वास्तव में उनने अपनी पत्नी का सैंपल उस महिला के नाम पर गलत नाम पता उल्लेख कराते हुए करा दिया था। और ये तथ्य प्रकाश में आने पर उसको महिला को आइसोलेट किया गया। डॉक्टर का भी सैंपल कराया गया, उनका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उनकी पत्नी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये गंभीर किस्म की लापरवाही खंड चिकित्सा अधिकारी कोटार द्वारा बरती गई और उनके द्वारा उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर और आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं करने और विभिन्न जो महामारी के संबंध में, कोविड की रोकथाम के संबंध में प्रावधान किए गए, उनका उल्लंघन करना पाए जाने पर उनके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 269, 70, 71, महामारी अधिनियम की धारा 3, 4 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 52, 54 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है
और पूरे प्रकरण की हम जांच कर रहे हैं और सख्त कार्यवाही संबंधित ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के विरुद्ध करेंगे। ये गैर जमानती अपराध है। निश्चित रूप से इसमें जो धारा 419 है वो छल की धारा है, जो उनके द्वारा अपनी पत्नी का छद्म नाम उल्लेख कराते हुए और दूसरी महिला के नाम से सिंपल दिलवाया गया था, वो छल की धारा गैर जमानती है और पूरा प्रकरण ही अब आज की तारीख पर गैर जमानती है। और जब ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अभी तो आइसोलेशन में है, जब ये स्वस्थ होकर के निकलेंगे तो उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। इस पर प्रकरण का अनुसंधान हम बारीकी से कर रहे हैं। पुलिस सहायता संगठन के संस्थापक राजपाल सिंह बारवा ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी में पुलिस सहायता संगठन के सभी कार्यकर्ता 18 राज्यों में अपनी सेवा दे रहे हैं और बड़े बड़े भामाशाहों को प्रेरित कर रहे हैं कि जितनी भी हो सके लोगों की मदद करें। साथ ही कुछ नए सदस्यों को पुलिस सहायता संगठन में शामिल किया गया है। इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशपाल सिंह, मीडिया प्रभारी सुरेश राजपुरोहित बारवा के साथ अनेकों सेवाभावी सदस्यों को पद पर नियुक्त किया गया है और साथ ही उनको शपथ दिलाई कि वे संगठन का जनाधार बढ़ाकर पुलिस व जनता की मदद करेंगे। हमारा उद्देश्य पुलिस और जनता की मदद करना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, साथ ही आमजन में विश्वास व अपराधियों में भय पैदा करना है। कोरोना जैसी इस महामारी में पुलिस सहायता संगठन के जितने भी पदाधिकारी और सदस्यगण हैं पूरे देश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो। हमारे 18 राज्यों में पुलिस सहायता संगठन के कार्यकर्ता बहुत ही अच्छे से और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हम जहाँ तक जितने भी गरीब असहाय व्यक्ति, ज़रूरतमंद लोग, जितने भी हमसे मदद होगी हम करेंगे। लोगों को इस महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ से योगदान देना चाहिए, ये एक आह्वान कर रहे हैं हम संगठन की तरफ से। और पुलिस को भी मदद कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। अभी इसके चलते जिन जिन लोगों ने कार्य किए हैं और जो लोग कर रहे हैं, अब मैं नई कार्यकारिणी में कुछ लोगों को शामिल किया है, उनके नाम मैं घोषित करूंगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशपाल सिंह जी शिवतलाव, राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र जनबंधु जी, कानूनी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मनीष सिंह जी राजपुरोहित, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आशा जी श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष लता सिंह जी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष नागेंद्र पटेल जी, राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष गौरव बघेल जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप यादव जी, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह राजपुरोहित, राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता रितेश अग्रवाल जी, गुजरात प्रदेश प्रभारी बोर सिंह जी जैतीवास, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष किशोर जी प्रजापत, गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश भाई रबारी, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष सोनू विष्णु जी, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष रमन सेन जी, मुंबई महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष विनोद गुंदेजा जी, मुंबई प्रवक्ता विकास राजगुरु जी और विशेष पद सुरेश सिंह राजपुरोहित बारवा को राजस्थान प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। जितने भी आप सभी नवयुक्त सदस्यगण जुड़े हैं संगठन में, आपको मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं आशा करूंगा कि आप संगठन का जनाधार बढ़ाकर लोगों की मदद करेंगे, ये हमारी आशा है। और एक संगठन का लक्ष्य है पुलिस और जनता की मदद करना और अन्याय के विरोध में लड़ना। चूरू जिला मुख्यालय पर आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर वितरित होने वाले पोषाहार की व्यवस्था को बदलकर दाल व गेहूं का वितरण करवाया जा रहा है। ये कार्य विभाग द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह से छीनकर कोरोना महामारी का हवाला देते हुए आंगनवाड़ी मातृ बाल विकास समिति को सौंप दिया गया। इससे समस्त प्रदेश से 55,000 महिला स्वयं सहायता समूह की करीब 5,55,000 महिलाएं बेरोजगार हो गई है और प्रत्येक जिले में
लगभग 22,000 से अधिक महिलाएं बेरोजगार हो गई। स्वयं सहायता समूह की अधिकतर महिलाएं गरीब, विधवा, परित्यक्ता, जरूरतमंद, बीपीएल, अंत्योदय एवं अनुसूचित जाति के परिवार से संबंधित हैं। इनके परिवारों पर रोजी रोटी के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इन महिलाओं ने मांग की है कि महिला स्वयं सहायता समूह को पुनः पोषाहार का कार्य दिलवाया जाए, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सकें। रिपोर्टर महेंद्र सोनी, चूरू से। हम सब यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि अभी वर्तमान में जो राज्य सरकार है उसके तहत एक फैसला लिया गया है जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो पोषाहार का वितरण किया जाता था वो इन एसएचजी के तहत इन महिलाओं के द्वारा तैयार किया जाता था और वहाँ आंगनवाड़ी केंद्रों पे वितरण किया जाता। परंतु वर्तमान सरकार ने ये रोककर मातृ बाल समिति को दे दिया गया है, जो इनके साथ सरासर एकदम नाइंसाफ़ी हुई है। क्योंकि लगभग अगर देखा जाए तो पूरे राजस्थान में 55 लाख और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा जाए तो 20,000 से 25,000 महिलाएं बेरोजगार हुई हैं। एक तरफ मोदी जी ये बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाएं और लघु उद्योग को प्रोत्साहन दो, पर एक तरफ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे 55 लाख महिलाएं बेरोजगार होती है। तो कहाँ तक सही है? मेरा नाम मीनाक्षी राठौड़ है, मैं सोशल वर्कर हूँ चूरू से। इटावा सिविल लाइन पुलिस ने कचौरा रोड पर एक मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ ढेर। कानपुर इटावा हाईवे पर बकेवर इलाके के महेवा के पास आज 3 बजे एक स्विफ्ट डिजायर को लूट कर भाग रहे बदमाशों को सिविल लाइन इलाके से कचौरा रोड पर पुलिस ने घेर कर रोकने की कोशिश की। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। एक बदमाश की मौत हो गई। मरने वाले पर 50,000 रुपये का इनाम है। विकास दुबे का साथी बताया जा रहा है प्रवीण उर्फ बबुआन। बदमाशों के कब्जे से एक पिस्टल, एक डबल बैरल और कई अन्य कारतूस बरामद किए गए हैं। घटनास्थल पर आईजी मोहित अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विकास दुबे का एक साथी यहां मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस ने एक साहसी कार्य किया है। पुलिस की टीम को 50,000 का इनाम अवार्ड के तौर पर दिया जाएगा। उन्होंने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर बताते हुए कहा कि हमको भी अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। हमको मीडिया के माध्यम से पता चला है कि वह मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। हमारी तरफ से तैयारी की जाएगी और उसको यहाँ कड़ी सजा दिलवाएंगे। आईजी बदमाश को मारने वाली टीम को 50,000 रुपये का इनाम देने वाले को भी बोला है। 50,000 का इनाम अलग। इटावा में आज सुबह लगभग 3 बजे थाना बकेवर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा महेवा के पास 4 स्कॉर्पियो सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा एक स्विफ्ट डिजायर कार DL1ZA 3602 को लूट लेने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। लूट की सूचना के संबंध में कंट्रोल रूम में प्रसारित सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत कचौरा घाट रोड पर पुलिस एवं बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया एवं उसके अन्य साथी भागने में सफल रहे। मृतक बदमाश की शिनाख्त प्रवीण उर्फ बबुआन दुबे के रूप में हुई, जो विकास दुबे का साथी है, जिसका संबंध कानपुर की घटना से एवं जनपद कानपुर से 50,000 रुपये का इनामी बदमाश है। बदमाशों के कब्जे से एक पिस्टल व एक दुनाली बंदूक, 12 बोर एवं पर्याप्त मात्रा में कारतूस मौके से बरामद किए गए हैं। रिपोर्टर मोहित अजहर, आदिल, इटावा से। एसएसपी इटावा, इनको सूचना मिली थी रात्रि के समय में कि यहाँ पर एक लूट की घटना बकेवर थाना क्षेत्र में हुई है। तो तत्काल पूरे ज़िले में यहाँ पर चेकिंग लगाई गई। उसी चेकिंग के दौरान सिविल लाइंस थाना क्षेत्र जनपद इटावा में थाना प्रभारी सिविल लाइंस और यहाँ की जो एसओजी टीम थी, उनके बीच में और इस अपराधी के बीच में जो है मुठभेड़ हुई है। ये 4 अपराधी थे, जिसमें से मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है, जिससे एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है। जब इसकी पहचान की गई है तो ये प्रवीण दुबे उर्फ बबुआ दुबे, बिक्रू गांव, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर, इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। ये जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, नामजद अभियुक्त था। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था और जो पुलिसकर्मियों के ऊपर गोलियां चली थी, इसने और इसके साथियों ने और विकास दुबे ने इसके ही घर से चलाई थी। इसके घर की छत का इस्तेमाल हुआ था। तो पुलिस बहुत सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी, जो आज एक चांस इनकाउंटर में यहाँ पर मारा गया है। सर, कितने लोग फरार हुए हैं? इसमें 3 व्यक्ति जो है इसमें फरार हुए हैं। उनके लिए लगातार कॉम्बिंग यहाँ पर एसएसपी इटावा के नेतृत्व में चल रही है और उम्मीद है वो भी अति शीघ्र पकड़े जाएंगे।
आज कायथा महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहां पर मौजूद छात्र नेता अध्यक्ष नागेंद्र सिंह सिसोदिया और संजय सिंह धनगर, महाविद्यालय प्रमुख शिवराज सिंह, उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा, नगर मंत्री अनिल चौधरी, एसएफडी प्रमुख भूपेंद्र सिंह सिसोदिया, नगर मंत्री एवं छात्रों ने स्वामी विवेकानंद और मां सरस्वती पर माल्यार्पण कर स्थापना दिवस सफल बनाया गया। उज्जैन से विष्णु माली की रिपोर्ट। जी, ये 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी, जिसका आज 72वां साल पूरा हो चुका है। उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर विवेकानंद और सरस्वती माँ की पूजा अर्चना की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए और छात्रों के हित के फैसलों के लिए बनाया गया तथा जिसने समय समय पर अपनी भूमिकाएं निभाई है, वो चाहे धारा 370 का मामला हो या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा देश के हित के लिए विद्यार्थियों के साथ खड़ा रहा। आगे बस यहीं की विद्यार्थियों के हित की बात हो, विद्यार्थियों के कार्य के लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, उसके लिए विद्यार्थी परिषद तैयार है। विद्यार्थियों के हित में जो भी कार्य होगा उसे करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इंदरगंज थाना क्षेत्र के दाल बाजार में बनी मार्केट में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक मार्केट के नीचे बने अवैध तलघर में बने कचरे के ढेर में आग लग गई। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तलघर में दुकानें अवैध मानी गई है, पर मार्केट में तलघर में दुकानें बनी हुई थी। साथ ही वहां पर चाय के ठेले लगे हुए हैं, जिसमें सिलेंडर रखे होने की आशंका थी। अगर समय रहते आग की सूचना फायर ब्रिगेड को नहीं मिलती तो एक बड़ा हादसा होने की आशंका थी। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि मार्केट के नीचे तलघर में रखा कचरे में आग लगने का कोई दूसरा कारण रहा है, जिसकी जांच करवाई जा रही है और जो भी दोषी पाया गया उसकी कार्यवाही की जाएगी। समय रहते आग पर काबू पाने से बाड़ा सब स्टेशन की 3 गाड़ियां और जाबाज कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहा। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और नगर निगम ऐसी अवैध इमारतों और तलघरों में बनी दुकानों पर क्या कार्यवाही करता है। ग्वालियर से संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट। जैनगंज थाने से 8-10 दुकानें छोड़ करके गहोई वेस्ट समाज की नीचे तलघर में मार्केट है, तो वो मार्केट कई वर्षों से खाली पड़ी हुई है। उसमें ऊपर सब मार्केट वाले कचरा फेंकते हैं और उसमें कम से कम 8-10 डंपर अभी कचरा निकलेगा। उससे फायर ब्रिगेड में आकर ये गलैया मार्केट ये दाल बाजार में है, इंदरगंज थाने के बगल में है। यहाँ तरह की मार्केट का ऊपर जालियाँ लगी हुई हैं, लोग वहाँ पे कचरा डालते रहते हैं और उससे ऐसा लग रहा है तो ये स्लोप बना हुआ है, तो कुछ लोग जानबूझ कर भी इसमें कचरा डालते हैं। जब इसके अंदर कई दुकानों में माल भी भरा हुआ है तो गोडाउन भी है। अगर ये आग समय में सूचना नहीं दी जाती तो ये बहुत बड़ी आग हो सकती थी और ऊपर की सारी मार्केट ये जल सकती थी। लेकिन समय की सूचना देने पर कंट्रोल कर लिया गया है और करीब 3 गाड़ी पानी इसमें लगती है। और भाई ये आपके नीचे कोई अभी पता किया जाएगा कि इसकी क्या है, उसके लिए जो लगाने कार्रवाई होगी उसकी कार्रवाई की। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।